पर्सनल प्रॉब्लम है, जाकर के काउंटर पे लिख के दीजिए, वो देगा हमको। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कि हम यहाँ पे पर्सनल प्रॉब्लम किसी का सॉल्व करने नहीं आते। ठीक है ना, यानी एगो का प्रॉब्लम है, हम उसका सुनेंगे, बाद बाकी लोग मेरा मुंह देखेगा। ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम अपना पर्सनल रखिए। क्या जी लाइव? लाइव किया? दिमाग तुम्हारा भी छोड़ दिया है, तार छोड़ दिया है। चलिए, देखिए, बात सीधा है, रगड़ के पढ़िए। और आपको जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यही 8 सब्जेक्ट है मूल, जो आपको करना है। और आप सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल लेकर के जब हम समझाते हैं, लिखाते हैं, बताते हैं, कुछ कुछ चीज जो आपको लगता है उसको लिखिए, याद कीजिए, पढ़िए, समझे ना। और ऑनलाइन वाले लोग, आपको भी कॉपी किताब लेकर के लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, समझना है, सब कुछ करना है। समझना भी है, याद भी करना है, लिखना भी है। समझने वक्त समझना है, थोड़ा बहुत जो है लिखना भी है, टेबल कुर्सी का प्रयोग करना है पढ़ने में। तो अगर आप अपना बिहार दरोगा का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में स्पष्ट तौर पर यह बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में स्पष्ट तौर पर यह बात लिखा हुआ है, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास। भले विश्व इतिहास से 1-2 प्रश्न पूछ दे, अब 14 में से 1-2 विश्व इतिहास से पूछा, तो अब विश्व इतिहास के पीछे पागल नहीं होना है। भूगोल में 12 गो पूछा, 1-2 विश्व का पूछ दिया, तो पागल नहीं होना है विश्व के भूगोल के पीछे। समझ गए ना? सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिए। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग भारत का भूगोल आपको पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है? भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ना है। तो हम आपको बोले भी थे, और जिस रोज वैकेंसी आया था, नोटिफिकेशन आया था, उस रोज हम आपको सिलेबस भी दिखाए थे, आपको याद है। और साथ ही साथ हम ये भी हम आपको बोले थे कि डेली टेस्ट को हम बंद कर देंगे जरूरत पड़ने पर, और हम आप लोग का क्लास लेंगे। आज से देखिए, हम डेली टेस्ट बंद करके आप लोग का क्लास ले रहे हैं। समझ गए ना? तो आप विश्वास रखिए, आपको जो है, आप विश्वास रखिए ये बात कि आपको जो है, मतलब हम लोग जैसे करवा रहे हैं, जो जो जैसे जैसे करवा रहे हैं, आप करते जाइए। और ज्यादा बैच नहीं करना है। जैसे इस बैच के जो भी बच्चे हैं, सिर्फ इसी बैच को करना है। दूसरे बैच के जो बच्चे हैं उसको सिर्फ वही करना है। तीसरे बैच के जो बच्चे, उसको सिर्फ वही करना है। देखिए, सब में कुल मिला करके करवाना वही है जो आपको करवा रहे। ठीक है ना? पढ़िए,
सेल्फ स्टडी कीजिए, संसाधन को सीमित कीजिए, जितना दिया गया है उतना कीजिए, फालतू दिमाग मत लगाइए। और तुमको बोलेंगे ये सब जो है कमेंट करते रहता है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। सब सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव अपलोड करवा दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सबका सब्जेक्टिव अपलोड करवा दो। ऑब्जेक्टिव तो अपलोड है ये है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव अलग करके अपलोड करवाओ, एक साथ नहीं। सब्जेक्टिव अलग, ऑब्जेक्टिव अलग, सब्जेक्टिव अलग, ऑब्जेक्टिव अलग। जिसको निकालना है दोनों अपना दोनों निकालेगा, जिसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव निकालना है वो सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव निकालेगा। और लिखिए, कॉपी पे लिखिए। आप ये जो कहिएगा हम क्लियर कर दे रहे हैं बाबू, आप ये जो कहिएगा सब क्वेश्चन परीक्षा में जो क्वेश्चन दिए हैं वही सीधे तौर पर आ जाए, मुश्किल है। जैसे मान लिया जाए है नोट तो नोट ली है ना, नया वाला है ना जी। अलग अलग है, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पुराना वाला में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसमें देखना 72 गो क्वेश्चन है, इसमें पहला चैप्टर में 174 गो क्वेश्चन है, उसमें 16 चैप्टर है, इसमें 15 चैप्टर है, ठीक है। सब में अंतर है, समझे ना। जैसे देखिए बाबू, जैसे हम मॉडर्न शुरू किए थे पिछले दिन, 2-3 दिन पहले मॉडर्न शुरू किए थे ना वो, है सब चीज पढ़ाना है, एंशियंटो पढ़ाना है। एंशियंट मेडिवल आप लोग अपने से कीजिए महाराज, ठीक है। पागल हो जाएंगे हम पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। इतना पढ़ाना पड़ता है ना, सबको लगता है कि पैसा जो है ना इसे ये आ जाता है, ठीक है। पागल हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम, तब जाकर के 2 पैसा कमा पाते हैं कि रोजी रोटी चल सके। रोजी रोटी तो चलता है महाराज। सुनिए, तो आपका सिलेबस क्या है? विश्व का भूगोल या भारत का भूगोल? भारत का। और भारत के भूगोल को शुरू कर रहे हैं। सब लोग नोट लिए? नहीं लिए तो नहीं लिए हैं तो हम कोई जिम्मा नहीं लेते हैं, ठीक है। आप अपना जानिए, बात खत्म। हम दे दिए, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मुंह ताकिए मेरा। देखिए सिलेबस, सिलेबस ये सिलेबस है, हम पढ़ देते हैं। भारत के भूगोल में टोटल 14-15 चैप्टर पढ़ना है। भारत की भौगोलिक स्थिति, दूसरा भारत की भूगर्भिक इतिहास और भौतिक संरचना, तीसरा भारत का अपवाह तंत्र, चौथा भारत की जलवायु, पांचवा भारत की मृदा, छठा भारत की कृषि एवं पशुपालन, सातवां भारत की प्राकृतिक वनस्पति, आठवां भारत की जनसंख्या, नौवां भारत की खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, 10वां भारत के निर्माण उद्योग, 11वां भारत के परिवहन और संचार, 12वां भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, 13वां भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, 14वां भारत की जनजाति, 15वां प्राकृतिक संकट और आपदा, 16वां विविध। यही 16 चैप्टर है भारत के भूगोल में। अब जैसे मान लिया जाए कि एक चैप्टर है भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, एक पेज नंबर 114 से पेज नंबर 118। अब इसमें मान लिया जाए कि इस चैप्टर में जो है टोटल 74 गो क्वेश्चन है, लगभग लगता है 75 गो क्वेश्चन है। मैक्सिमम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को कवर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य इसके क्वेश्चन में कवर ना है, यहां पर हम लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक राष्ट्रीय उद्यान है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। मान लिया जाए पश्चिम बंगाल का कोई राष्ट्रीय उद्यान हम बता रहे हैं, तो वहां पर पश्चिम बंगाल का सब राष्ट्रीय उद्यान बता देंगे
कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब पश्चिम बंगाल में है। तो थोड़ा नोट डाउन भी करना है। मेरा मुंह देखने के लिए नहीं आए हैं आप लोग, समझ गए ना? ये मुंह देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं। ठीक है, मुंह देखते रह जाइएगा जीवन भर। तो नोट में ही जगह निकाल करके, या इस ज्योग्राफी के नोट में पीछे में 10-15 पेज जोड़िए, 10-15-20 पेज जोड़िए, 10 पेज नहीं 20 पेज जोड़िए कम से कम। और जो थोड़ा बहुत बोलेंगे, जो लगेगा आपको महत्वपूर्ण है, वो सब लिखिए, समझे ना? काम आएगा वो सब परीक्षा में, नहीं तो जीवन भर मुंह देखते मेरा रह जाइएगा। तो बिहार दरोगा में भारत का भूगोल पूछता है, बता दिए, सिलेबस बता दिए, अब सब चीज हो गया। अब शुरू कर दे रहे हैं। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ ना, सबसे पहले विष निकला, भगवान बोले ग्रहण कर लिए। भगवान बोले क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए। और विष को जो है कंठ से नीचे नहीं जाने दिए। क्यों नहीं जाने दिए? पता है क्यों नहीं जाने दिए? इसलिए नहीं जाने दिए, भगवान शिव के हृदय में राम बसते थे। राम, भगवान शिव के हृदय में कौन बसते थे? राम। और राम बड़ी कोमल थे। राम जो है विष, राम जो है, भगवान राम जो है विष का वहन नहीं कर सकते थे, इसी वजह से यहीं पे रोक लिए। ठीक है, तो अभी जो है करंट हम आपको नहीं करवा रहे हैं, करंट अफेयर नहीं करवा रहे हैं, करवाना चाहिए हमको, लेकिन आप लोग सब्जेक्टिव में ऐसे, सब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे करते हैं। सब्जेक्टिव में जब ऐसे ऐसे करते हैं तो करंट करेंगे तब कैसे कैसे कीजिएगा? हैं? तो आपके बैच में हम सोच रहे हैं, करंट का बुक ला रहे हैं छठ बाद, 5 से 10 नवंबर के बीच में करंट का बुक आ रहा है। अरे सुनो ना यार, सुनेगी? ज्यादा मुंह मत बनो, नहीं तो इंस्टाग्राम हम बना देंगे तुमको, इंस्टाग्राम स्टार। नाचते रहना इंस्टाग्राम पे। सुनो जो बोल रहे हैं, सुनो। तो हम ही सोच रहे हैं, बुक ला रहे हैं। देखिए, बिहार एसआई फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, होमवर्क सीरीज, वो सब पुराना बैच है, उस सब में शुरू हमेशा से करंट चला है। तो करंट ऐसे भी आपका एग्जाम जो है दिसंबर में होगा। अब दिसंबर में होगा भी कि नहीं होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में कौन जीतेगा? नीतीश जी अगर जीत गए तब तो एकदम दिसंबर में होगा। आपको मान के चलना है, नहीं बोलेंगे ये सब बात, ठीक है? नहीं तो फिर आप सोच लेते हैं बहुत बात, फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, दिसंबर में एग्जाम है आपका, ठीक है? दिसंबर में ही आपका एग्जाम है। लगभग 10 नवंबर के आसपास संस्थान का करंट का बुक आ जाएगा। तो हम लोग जो है प्रयास करते हैं, और सब बैच को गोली मारिए, ठीक है? आपके बैच में जैसे करवा रहे हैं आप कीजिए। आपके बैच में जो है करंट का जब बुक आएगा, वही बुके आपके बैच में करवाएंगे, ठीक है ना? वही आप कीजिएगा, समझे? तो 10 नवंबर तक जो है सिर्फ सब्जेक्ट चलने दीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी और हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ठीक है? 10 नवंबर तक सिर्फ यही चलने दीजिए। फिर 10 नवंबर के बाद करंट आपके बैच में करेंगे। क्या विचार? मान जाइए, मान गए ना? पक्का? चलिए ठीक है। नहीं, बहुत लोग हल्ला करते रहता है। देखिए, सबके सवाल का जवाब भी ऑनलाइन में भी लोग कहता है करंट करंट कब से शुरू होगा, तो इसी वजह से जो है सबको बोल दिए हैं करंट 10 नवंबर से आपके बैच में शुरू, यानी करंट का बुक आया, अब बुक आने के अगले दिन से आपके बैच में करंट शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए, किसका है? चलिए आइए अब
समझिए। है, समझिए हो। देखिए बाबू, भूगोल, भूगोल क्या पढ़ना है हम लोगों को? भूगोल। और भूगोल में भी हम लोगों को पढ़ना है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। लेकिन भूगोल का जहां तक सवाल है, भूगोल का अंग्रेजी होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर हुआ है। जो भूगोल शब्द है, जिसका अंग्रेजी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो, जियो और ग्राफो से मिलकर हुआ है। जियो और ग्राफो से मिलकर हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन। ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन, यानी ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। ज्योग्राफी यानी भूगोल भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन। अब यह जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी है, इस पर सागर है, महासागर है, महादेश है। जैसे आपको एशिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, अफ्रीका महादेश है, साउथ अमेरिका महादेश है, नॉर्थ अमेरिका महादेश है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। ये सब तो पृथ्वी पर ही है। तो पृथ्वी पर जो ये महादेश और महासागर है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इस महादेश और महासागर की अगर आप बात करेंगे, अलग अलग महादेश में अलग अलग देश है। उन देशों में ही एक देश है भारत, और भारत एशिया महादेश में है, भारत एशिया महादेश में है। और जहां तक भारत के भूगोल का सवाल है, जहां तक भारत के भूगोल का सवाल है, जहां तक भारत के भूगोल का सवाल है, भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग, भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत कौन गोलार्ध में है, कौन देशांतर में है, भारत में कौन पहाड़ है, कौन पर्वत है, कौन पठार है, भारत में कौन कौन कृषि होता है, भारत में कौन उद्योग है, भारत की कितनी जनसंख्या है, भारत में कौन राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में कौन जनजाति है, भारत में कौन खनिज संसाधन पाया जाता है, भारत में ऊर्जा का संसाधन क्या है, भारत में कौन नदी बहती है, भारत में कौन झील है, कौन जलप्रपात है,
कौन शहर भारत के कौन नदी पर है? भारत के भूगोल में तो हम यही पढ़ते हैं, जैसा कि हमने आपको सिलेबस में भी बताया है। आप एक बार फिर से, सबके पास अगर नोट हो तो सब लोग एक बार फिर से सिलेबस को पूरा एक बार देख लीजिए, तो जो बात हम बोले हैं भारत के भूगोल में वही सब न पढ़ना है। बोलिए, वही ना है? क्लियर? तो बताइए, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है, समझिए समझिए, सब लोग समझिए, भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पर उपस्थित सागर, महासागर, महादेश, नदी, झील, जलप्रपात, पर्वत, पहाड़, पठार, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि को पढ़ते हैं। वही ना भूगोल है? ना है भूगोल? देखिए, जो पाठ्यक्रम है आपका, सीधा उस पाठ्यक्रम में जितना चैप्टर है उसका नाम ले लीजिए और सीधा बोलिए भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम फलना फलना चीज पढ़ते हैं, बात खत्म। और ये जो फलना फलना चीज है, नदी है, जलप्रपात है, पर्वत है, पहाड़ है, ये पृथ्वी पर न है हो। ये नदी, झील, झरना, जलप्रपात, पहाड़, पठार, ये सब पृथ्वी से बाहर है हो। बोलिए, ये सब पृथ्वी से बाहर नहीं ना है हो? चलिए ठीक है। अब देखिएगा बाबू, आप जो भूगोल है, भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता अगर देखा जाए तो भूगोल का पिता कहा जाता है आपको इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज की अगर हम लोग बात करें तो इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है, भूगोल का पिता। भूगोल का पिता अगर देखा जाए तो भूगोल का पिता जो है बाबू आपको इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। अब देखिएगा बाबू आप, ठीक है, इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, लेकिन आधुनिक भूगोल का पिता हम्बोल्ट को कहा जाता है। जर्मनी के एक भूगोल बता रहे हैं हम्बोल्ट। जर्मनी के एक भूगोल बता रहे हैं हम्बोल्ट। जर्मनी के एक भूगोल बता रहे हैं हम्बोल्ट। और जर्मनी के जो भूगोल बेता हम्बोल्ट रहे हैं, अगर हम लोग हम्बोल्ट की बात करें तो हम्बोल्ट को ही आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है हम्बोल्ट को। किसको कहा जाता है? अब देखिए, यहां तक में तुमको डेली क्लास करती है, पेज लेकर के मारेंगे, अब हम बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना? अब मेरा गुस्सा जो है ना बहुत बढ़ रहा है, ठीक है ना? फिर बाद में तुम लोग कहेगी कि रिजल्ट नहीं हुआ, चप्पल खोल के मारेंगे, बहुत मार मारेंगे हम, समझी? तुमको ये बात नहीं पता है मेरे क्लास में कॉपी लेके आना है? सब टाइम पास करती है, एगो नहीं पढ़ने वाली है, सब टाइम पास करने वाली है, ये सब सब टोटल, ठीक है? टाइम पास करने के लिए आती है, पढ़ने के लिए मत आया करो, नहीं तो मारेंगे हम, कुर्सी पटक देंगे सीधे, ठीक है? हमको दया हुआ कुछ नहीं, ठीक है? हम बहुत क्रूर अत्याचारी व्यक्ति हैं। अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा क्रूर है। वो अपने चाचा ससुर दोनों को मार दिया था, तब जाकर के गद्दी प्राप्त किया था। कॉपी कहां गया तुम्हारा? कॉपी कहां है? नहीं लाई है कॉपी? तुम्हारा कॉपी कहां है?
तुम्हारा कॉपी कहाँ है? कॉपी निकालो। मारेंगे तुम लोग जो है ना, सब बहुत बदमाश सब है। खाली पढ़ना लिखना ना है, बाद बाकी सब काम करना है। ठीक है। बर्गर खाना, बर्गर। बर्गर वाली आई है लगता है। छोड़िए ना, कौन है? अब यहां तक में हम ही जानते हैं, वही जानती है कौन है बर्गर वाली। समझे? यहीं पर ही जो ये थी ना, ये लोहार लैंड, यहीं पे बर्गर खा रही थी, हम देख लिए। और एगो लड़का से बैग छीन रही थी उसका, पता नहीं अब जो भी हो। मतलब आपस में झगड़ रही थी रोडे पे। बर्गर खाती आराम से तो कोई बात नहीं था, आपस में झगड़ भी रही थी। बैग छीना छीनी कर रही थी दोनों अपने में। ठीक है। तब न नजर पड़ गया, बर्गर खाती तब नजर थोड़े पड़ता। तो यहां तक में देखिए, अब आपको कॉपी में क्या लिखना चाहिए था जानते हैं बाबू? 3 बात आपको लिखना चाहिए था। 3 बात क्या जानते हैं बाबू? एक आइडिया दे रहे हैं कॉपी में क्या लिखना है। 3 बात यहां तक आपको लिख लेना चाहिए था। एक बात यह, ज्योग्राफी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ अध्ययन करना होता है। एक बात ये लिखना है। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्या है जानते हैं बाबू? देखिए यह बात क्यों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे सुनामी कौन भाषा का शब्द है? फिर जो है मौसम शब्द की उत्पत्ति कौन भाषा से हुई? इस टाइप के प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी ये सब पूछा जा सकता है। तो मतलब यहां से एक बात ये पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कौन भाषा से हुई है? तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। कौन भाषा से? ग्रीक भाषा से। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाला ये है। दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाला है भूगोल का पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। और तीसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाला है कि आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? बात समझे? यही 3 बात याद रखना। ये तीनों बात याद हुआ? ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कौन भाषा से हुई? ग्रीक भाषा ना। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कौन भाषा से हुई? ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कौन भाषा से हुई? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के कौन से 2 शब्द? जियो और कौन से 2 शब्द? जियो और, जिसमें आपको इसके बाद आगे बताइएगा भूगोल का पिता किसे कहा जाए? भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता। अब भूगोल के विषय में थोड़ा सा सामान्य जानकारी दे दी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर में भी थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट में लिखते जाइए, लिखते जाना बहुत जरूरी है। समझ गए ना? निम्नलिखित में से भारत को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए बाबू, जो ज्योग्राफी है उसमें हमको भारत का भूगोल पढ़ना है। तो अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे आप ही लोग हैं, आपका एक से अधिक नाम है, आपका एक से अधिक नाम है या हो सकता है, या किसी का एक ही नाम होगा, किसी का एक ही नाम होगा, किसी का एक से अधिक नाम होगा। तो उसी प्रकार जो अपना देश भारत है, भारत को कई नामों से जाना जाता है। भारत को भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है, जम्बू द्वीप कहा जाता है। इन सभी नामों से भारत को जाना जाता है। भारत को, रोइए नहीं, मारेंगे नहीं तो हम सच में मारेंगे। ठीक है, रोना नहीं है। हम कौन गलत बात बोले हैं जो आप रो रही हैं? आप ही पेज में लिखिएगा, ये पेज नहर में फेंक दीजिएगा, जाइएगा नहर में गिर गया। ठीक है ना?
अभी रोने से बेहतर है अभी समझिए, ताकि बाद में नहीं रोना पड़े रिजल्ट आने के बाद। समझे? ये बात कौन ने जानते हैं कि हमारे क्लास में वो कॉपी लेके आना है? कौन ने जानते हैं? जानते हैं ना? पहला क्लास में ही बोले हैं ना जी, पहला क्लास में ही हम बोलते हैं ये बात। हमारे क्लास में एगो कॉपी लेकर के आना, ये हम कोनो गलत बात नहीं बोले हैं। समझे ना? ठीक है। और रोइएगा तो उससे हमको मतलब मेरा हृदय पिघल नहीं जाएगा। ठीक है। पत्थर है, पत्थर पत्थर। समझे? पत्थर है, उससे भी मजबूत कुछ होता है। हाँ, पत्थर है। तो रोइए नहीं, आप रोइएगा हम हंसेंगे। ये सब कितना हंस रही है, कभी तुम लोग भी पकड़ाएगी। सबका बदला लेंगे, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। चलिए, बताइए उत्तर क्या होगा? आए सभी ना। चलिए अब देखिए एक बात और, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा। एक हुए ईरानी और एक हुए यूनानी। यूनानी जानते हैं बाबू कि जो ईरानी है, ईरानी, ईरानी, ईरान, ईरान के लोग, ईरान मुस्लिम कंट्री है। ईरान मुस्लिम कंट्री है, जो ईरान है ना, ईरान मुस्लिम कंट्री है। जो ईरान है ना बाबू, ईरान मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। तो मुसलमानों ने भारत को हिंदुओं का देश कहा। गौर कीजिएगा, देखिए कैसे लिंक जोड़ रहे हैं, याद रहेगा ताकि। ईरान मुस्लिम कंट्री है, ईरान मुस्लिम कंट्री है। मुसलमानों ने भारत को हिंदुओं का देश कहा, यानी हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा। तो ईरानियों ने भारत को कहा है हिंदुस्तान। ईरानियों ने भारत को क्या कहा है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इसके बाद यूनानी। यूनानी जो है आपको यूरोपीय है, मतलब एक प्रकार से कहिए तो अंग्रेज है। जैसे जानते हैं बाबू, भारत के लोगों के लिए विदेश का मतलब क्या होता है पता है? भारत के लोगों के लिए विदेश का मतलब होता है लंदन। जो लंदन का है वो विदेशी है, बाद बाकी कोई विदेशी ना है। लेकिन ऐसा है नहीं। भारत के लोगों के लिए भारत के अलावा अन्य सभी देश के लोग विदेशी है, चाहे वह चीन का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, ईरान का हो, या इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, मतलब उससे नहीं है। तो यूनानी, ये लोग एक प्रकार से मान लिया जाए अंग्रेज। अब अंग्रेज अंग्रेजी बोलता है तो भारत को अंग्रेजी नाम ना देगा, तो अंग्रेजी नाम क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? इंडिया, इंडिया, इंडिया कहकर पुकारा है, इंडिया कहकर पुकारा है। समझ गए ना? ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा है, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर पुकारा है। यह भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है? सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया? किसने? ईरानी ना, और यूनानियों ने इंडिया ना। ये तो हो गया भारत के नाम सब के बारे में। जानते हैं बाबू, जब आप पढ़ेंगे ना भारत की भौगोलिक स्थिति, या फिर भारत एक सामान्य परिचय, जब थ्योरेटिकली भी हम आपको पढ़ाते हैं, तो वहां पर हम आपको ये बात जरूर बताते हैं सर्वप्रथम कि जो हमारा देश है, हमारे देश का नाम फलना फलना है,
और हमारे देश को ईरानियों ने फलना कहकर पुकारा है और यूनानियों ने फलना कहकर पुकारा है। तो अब देखिए यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है, लेकिन यह बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है कि ईरानियों ने भारत को क्या कहकर पुकारा और यूनानियों ने भारत को क्या कहकर पुकारा। तो ईरानियों ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहकर पुकारा और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर पुकारा। यह बात आप जरूर याद रखिएगा ना। आगे विचार कीजिए और जानते हैं बाबू, ये जो बताएंगे इसमें से आपके बिहार दरोगा एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना हम बताएंगे ना, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ है। समझ गए ना? तो अब विचार कीजिए, क्या विचार कीजिए, अब स्टेटमेंट पढ़िए और कौन सा सही है। 3 गो स्टेटमेंट में से हम लोगों को यह निकालना है कौन सही है। भारत जम्बू द्वीप का अंग है। जब आप पूजा उजा पे बैठिएगा ना, तो मंत्र जो है पढ़ाएगा, पंडित मंत्र पढ़ाएगा, उसमें जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते इस सब का जिक्र होता है। देखिए जब पूजा उजा होता है ना, मतलब देखिए भारत जो है ना, भारत का धार्मिक ग्रंथ, भारत का हिंदू धार्मिक ग्रंथ वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है। मतलब इस चीज में विश्वास करता है पूरा विश्व एक परिवार है और पूरे विश्व का कल्याण हो। भारत का जो हिंदू धर्म ग्रंथ है वह इस चीज में विश्वास करता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। लेकिन हम लोग जब पूजा उजा करते हैं, हम लोग चाहते हैं सिर्फ मेरा कल्याण। लेकिन जो पंडित जी होते हैं वो आपके जरिए पूरे विश्व के कल्याण को लेकर पूजा करवा देते हैं। समझ गए? तब आप लेते रहिए। तो पंडित जी को सीधा कह दीजिए नहीं, सिर्फ मेरा कल्याण करवाइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि सबका कल्याण हो, सबके साथ मेरा भी कल्याण हो जाए। तो पंडित जी जो ये काम करते हैं ना, पंडित जी का ये काम बड़ी बढ़िया है। समझ गए? तो भारत जम्बू द्वीप का अंग है, ये बात सही है। भारत जम्बू द्वीप का अंग है, ये बात सही है। सरक्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, हाँ एकदम सही है। जानते हैं बाबू, आपके बिहार दरोगा एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है पता है? आपके बिहार दरोगा एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है, सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच है? सरक्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो जो सरक्रीक विवाद है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह आपके बिहार एसआई एग्जाम का पूछा जा चुका प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहां पर आप मानचित्र पर आइए। यहां पर बाबू जब आप मानचित्र पर आइएगा तो यहां पर बाबू आप देखिएगा गुजरात को। किसको देखिएगा आप? गुजरात को। यहां पर देखिएगा आप गुजरात को। गुजरात में जो है ना, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बाबू, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, यहीं पर आपको सरक्रीक है। और सरक्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत कहता है मेरा है, पाकिस्तान कहता है मेरा है। भारत कहता है मेरा है और पाकिस्तान कहता है मेरा है। तो सरक्रीक गुजरात में है और इसको लेकर विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब इसके बाद आगे अगर हम लोग आए तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक इंदिरा पॉइंट है? नहीं, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक इंदिरा पॉइंट नहीं है, बल्कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है वह है आपको कैप कैमोरीन है।
मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है वह है बाबू आपको कैप कैमोरीन। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है वह है आपको कैप कैमोरीन। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है वह है आपको कैप कैमोरीन। मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है वह क्या है आपको कैप कैमोरीन। तो अब कौन कौन सही है? एक और दो। कौन कौन सही है? एक और दो। एक और दो, ठीक है ना बाबू, एक और दो सही है। अब यहां पर लगे हाथ कुछ बात हम लोग जान लेते हैं। और देखिए बाबू, अब आप आइएगा यहां पर, मानचित्र पर आइएगा। ये जो है बाबू आपको अपना देश भारत है, ये अपना देश भारत है। जब हम कोई भी मानचित्र लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग जो होता है उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, उत्तर यानी नॉर्थ, उत्तर यानी नॉर्थ। और नीचे वाला भाग जो है दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है यानी साउथ। नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है यानी साउथ। दाहिना भाग पूरब दिशा को प्रदर्शित करता है यानी ईस्ट। और बायां भाग पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है यानी वेस्ट। बायां भाग पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है यानी वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। अब आप देखिएगा, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अगर देखा जाए तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। और जो इंदिरा कौल है बाबू, इंदिरा कौल जो है आपको लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल लद्दाख में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब जहां तक इंदिरा पॉइंट का सवाल है, इंदिरा पॉइंट को कई नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो कि भारत के सबसे दक्षिण में है, ग्रेट निकोबार जो कि भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, भारत के सबसे दक्षिण में है। यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। इस ग्रेट निकोबार में ही अगर देखा जाए इस ग्रेट निकोबार में अगर देखा जाए तो इस ग्रेट निकोबार में ही 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट है, जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बाबू, अगर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। देखिए बाबू, आप जो ये मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र में भारत के पूर्वी भाग में ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं ये पश्चिमी भाग है, भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भी भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन लेकिन आप इस बात को समझिए कि ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इस पर अधिकार भारत का है। लेकिन इस पर अधिकार किसका है? किसका अधिकार है? भारत का है।
भारत के अंतर्गत ये माने जाते हैं, इस पर अधिकार भारत का है और यह भारत के अंतर्गत भारत के अंतर्गत माने जाते हैं, भारत के अंतर्गत माने जाते हैं। अब ठीक है, ये मुख्य भूमि में नहीं आता है, तो भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिणी राज्य अगर देखा जाए तो भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु। भारत के मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कन्याकुमारी है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ही कैप कैमोरिन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ही कैप कैमोरिन है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो कैप कैमोरिन है यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब देखिएगा बाबू आप कि कन्याकुमारी, यहां जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। भारत के जब आप दक्षिण में जाइएगा तो इधर हिंद महासागर है। जब आप भारत की चौहद्दी देखते हैं तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर के शीर्ष पर अपना देश भारत है। हिंद महासागर के शीर्ष पर अपना देश भारत है। तो जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तीनों आपस में आकर मिलती है। जो आपको अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है, ये तीनों कन्याकुमारी में आकर आपस में मिलती है। कन्याकुमारी में आकर आपस में मिलती है। कन्याकुमारी में आकर आपस में मिलती है। अब जिस प्रकार आपने भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को देखा है, उसी प्रकार भारत के पूर्वी बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किबुथु। किबुथु, किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में एक है किबिथु, किबिथु। और अरुणाचल प्रदेश में जो किबिथु है यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश में जो किबुथु है यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात। और गुजरात में एक है गुहार मोती। गुजरात में एक है गुहार मोती। और गुजरात में जो गुहार मोती है, गुजरात में जो गुहार मोती है, गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और अगर आप अपने बिहार दरोगा एग्जाम की बात करेंगे तो यहां से बिहार दरोगा एग्जाम दो बात पूछा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है। ये दोनों प्रश्न आपका बिहार दरोगा एग्जाम पूछ चुका है। तो भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, सब बात हम आपको बता दिए हैं। कौन किस राज्य में स्थित है? इंदिरा कौल लद्दाख में है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कैप कैमोरिन तमिलनाडु में है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। और फिर जो है गुहार मोती गुजरात में है। हर बात हम आपको बता दिए हैं। अब आइए इसको याद कर लेते हैं, पुनः आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और आपको एक दिशा निर्देश, ये दिशा निर्देश हम आपको पहले भी दिए हैं। पहले जो है ऑनलाइन जो है सब स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं किए थे, अतः पता नहीं था वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी अता पता नहीं था, ठीक है। देखिए पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। अपलोड करवाओ, अपलोड करवाओ तो उठा के पटक देंगे, अगले क्लास में हम आएंगे। अगर कोई बोल दिया नहीं अपलोड तो अपलोड हो जाना चाहिए। पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए सुनिए। जैसे मान लिया जाए कि मॉडर्न में हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं? 18वीं सदी का भारत। जब आपके पास सब्जेक्टिव नोट होगा तो उसमें सब्जेक्टिव में 18वीं सदी का भारत होगा। आपको 18वीं सदी का भारत पढ़ा रहे हैं, आपको 18वीं सदी का भारत पढ़ के आना चाहिए। फिर क्लास में क्वेश्चन होगा, डिस्कशन सुनना है, याद करना है। पहले मतलब
देखिए सब चीज आपके पास दे दिया गया है। अब ऑफलाइन वाले लोग, संस्थान का सारा स्टडी मटेरियल ऑफिस में मिलता है, फोटो स्टेट के दुकान में मिलता है, जहां से लेना है ले लीजिए। जो चैप्टर हो रहा है उसका सब्जेक्टिव पढ़ के आइए, ऑब्जेक्टिव कीजिए, घर पे जाइए, फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से रिवीजन कीजिए घर पे जाकर के। रिवीजन मोर एंड मोर टाइम्स। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा आप उतना बेहतर बनिएगा, और जितना कम रिवीजन कीजिएगा उतना आप खराब बनिएगा। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना बढ़िया बनिएगा, जितना कम रिवीजन कीजिएगा उतना खराब बनिएगा। जितना ज्यादा रिवीजन होगा रिजल्ट के चांसेज उतना ज्यादा, जितना कम रिवीजन होगा रिजल्ट के चांसेज उतना कम। ठीक है ना बाबू, समझ गए? तो सब नोट हम ऑनलाइन वालों को अवेलेबल करवा दे रहे हैं। और ऑनलाइन वाले लोग एक मिनट जान लीजिए, आपको जो है कुछ चीज का आंसर ना है, जैसे फिजिक्स का आंसर नहीं बना है, इकोनॉमिक्स का नहीं बना है, क्योंकि फिजिक्स और इकोनॉमिक्स अभी अपडेटे हुआ है। तो अपडेट हुआ है तो उसका आंसर नहीं बना है। तो फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के आंसर को लेकर के नहीं चिल्लाना है कि फिजिक्स का आंसर नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक्स का आंसर नहीं मिल रहा है। हम क्लियर कर दे रहे हैं, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखे होंगे फिजिक्स आपको पूरा मिला है, नहीं मिला होगा। हाँ, 3 चैप्टर मिला है, 6 चैप्टर, 9 चैप्टर। ठीक है, बताइए कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, बताओ ना कहाँ रहती है, हैं? तो फिजिक्स अपडेट हो रहा है, इकोनॉमिक्स भी अपडेट हुआ है। सर जब करवाएंगे तभी आंसर बनेगा। ठीक है, तो हम क्लियर कर देना चाहते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस सब सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का आंसर आपको, बोलिए, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का आंसर नहीं ना मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। तो आप बार बार जो है कमेंट नहीं कीजिएगा। आप ऑनलाइन वाले को बोल रहे हैं, ऑफलाइन वाला कान कान खुला है ना जी, कान में गुज्जू उज्जू नहीं हुआ है? हाँ, करवा तेल डाल करके साफ कर लेना, नहीं सुनाई दे रहा है तो। ठीक है ना? और ऑनलाइन वाले लोग अब बाद में नहीं कहिएगा कि नहीं मिला, वो सर करवाएंगे तभी आंसर मिलेगा। ठीक है ना? क्योंकि वो अपडेट हुआ है, नोट अपडेट हुआ है, नोट अपडेट हुआ है, और अभी अपडेट हो ही रहा है। तो इसी वजह से उसका आंसर अभी हम लोग बनाए नहीं। उसका आंसर तो बिट्टू सर ही बनाएंगे, वो बनाए नहीं। ठीक है, उनको बोलेंगे बना के दे दीजिए, बोलेंगे हम क्लास में करवाएंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, क्या ना बोल रहे थे? हाँ, बोल ये बात रहे थे, सब चीज अब आपके पास है, अवेलेबल हो जाएगा। आज से लेकर कल तक नहीं है तो आज से लेकर कल तक में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक स्थिति या भारत एक परिचय शुरू किए, सब्जेक्टिव नोट लेकर के एक बार पूरा उसको पढ़ लीजिए, फिर आइए देखिए, क्लास कीजिए, फिर घर पे जाइए रिवीजन कीजिए। देखिए कितना अच्छा महसूस होगा, कितना अच्छा महसूस होगा। मतलब आपको लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं? आपको इसलिए लगता है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि 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 आप सही तरीका से पढ़ भी नहीं करते। आज के डेट में हो क्या गया है, आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा का कोई कमी नहीं है, कुकुरमुत्ता सबका कोई कमी ना है। जिसको बिहार दरोगा का पूरा सिलेबस ना मालूम हो, पूरा चैप्टर ना मालूम हो, वो सब जो है यूट्यूब पर आकर के वो सबको दो चार को देखते रहता, वो दो चार को है कौन, वो अभागल सब है, समझ गए? अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है, समझे ना? तो ये सब कुकुर मुत्ता सब जो है बस यही 2-3 महीना, बस दिसंबर तक, बस 9-10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर तक, बस। ठीक है ना? उसके बाद ये सब आपको नजर नहीं आएगा। तो जैसे हम अपने हॉस्टल के लड़का से मोबाइल ले लिए, आपको पता है, मोबाइल ले लिए, सोमवार से शुक्रवार
पढ़ना है, शनिवार रविवार सिर्फ रिवीजन करना है। मतलब हॉस्टल में ये चीज है, वो सब 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है। आप लोग तो अभी अभी एडमिशन लिए हैं, तो आप लोग के लिए ये सब नहीं लागू होगा। मोबाइल ले लिए हैं, क्यों? मोबाइल से बचना बहुत ज्यादा जरूरी, डिस्ट्रक्शन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के डेट में गर्लफ्रेंड से ज्यादा कोई डिस्टर्ब करता है तो मोबाइल। ठीक है, आज के डेट में गर्लफ्रेंड सब भी बहुत समझदार हो गई है। उसको कह दीजिएगा हम काम कर रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन मोबाइल जो है बिन बुलाए मेहमान है, समझे ना? तो मोबाइल से बचिए, तो मोबाइल से बचिए, किताब कॉपी पकड़िए, और जितना करवा रहे हैं उतना ही कीजिए। और इसके बाद अरे सब चीज तो करवाइए रहे हैं महाराज, क्या नहीं करवा रहे हैं? इसके बाद जो चैप्टर चल रहा है, बायोलॉजी में कोई चैप्टर चलेगा, पढ़ के आइए थ्योरी, ऑब्जेक्टिव कीजिए, घर पे जाकर फिर से उसको रिवीजन कीजिए। फिर अगले दिन जो होगा, अगले दिन जहां तक पढ़े हैं वहां से आगे होगा, उसको पढ़ लीजिए, फिर अगले क्लास में आइए, फिर उसका रिवीजन कीजिए। ऐसे करके काम कीजिए आप। देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पक्का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप करके देखिए, आपको करना पड़ेगा। आप इसको आज से करना शुरू कीजिए, कल से करना शुरू कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना शुरू कीजिए। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, और एक बात जान लीजिए, इस वैकेंसी के बाद बिहार दरोगा का कोई बड़ा वैकेंसी ना है, लास्ट बड़ा वैकेंसी है बिहार दरोगा का। फिर इसके बाद 3-4 बरस तक कोई वैकेंसी ना है। इसलिए कर्म मेहनत पुरजोर कीजिए, इतना कीजिए ना कि रिजल्ट निकल जाए। ठीक है? हाँ, और नहीं तो रोते रहिएगा। बताइए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट को किस किस नाम से जानते? पार्सन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट को किस किस नाम से जानते हैं? पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु आए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। क्लियर? चलिए, आंसर मिल ना गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मुख्य तौर पर अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है। मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अगर देखा जाए, मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और एक बात जानिए, लेकिन कुछ स्रोत कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अफगानिस्तान नहीं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आता है। ठीक है ना? तो यही सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है मुख्य तौर पर। अब अगर हम लोग, अरे क्वेश्चन के बगल में लगाया करो यार, ठीक है, बार बार पीछे जाना पड़ता है। 5 क्वेश्चन के जस्ट बाद लगाओ। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश आता है, हाँ, भूटान आता है, म्यांमार, आंसर क्या होगा? केवल एक और, जैसे पॉलिटी में
5 चैप्टर पढ़ाए हैं, सब चीज क्लियर किए हैं ना? हो नहीं किए हैं? किए हैं ना? जैसे पॉलिटी में प्रस्तावना ही पढ़ाए तो नहीं क्लियर किए। मॉडर्न में हम पढ़ा रहे हैं 18वीं सदी का भारत पढ़ा रहे हैं, अवध सॉरी बंगाल पढ़ाए हैं, बंगाल के बाद जो है हैदराबाद पढ़ाए हैं, सब चीज क्लियर किए हैं ना? एकदम क्लियर किए हैं। अब अवध पढ़ाएंगे, समझ गए? फिर पंजाब पढ़ाएंगे, मैसूर पढ़ाएंगे, ये सब चीज पढ़ाएंगे। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे हम सब चीज क्लियर करते हुए जा रहे हैं। आप अगर अच्छे से क्लास करेंगे और जो तरीका हम आपको बोले हैं, हम पूरा भरोसा देते हैं बहुत बेहतर करके आइएगा आप परीक्षा में, अगर फॉलो कर लिए तब ठीक है। अब फॉलो नहीं करेंगे तब तो कुछ कहना ही नहीं। ठीक है, फॉलो करना आसान न है, थोड़ा टफ है। ठीक है, क्योंकि पहले पढ़ के आना फिर घर पे जाके रिवीजन करना आसान थोड़े है। आसान रहता तो सब कोई कर लेता, लेकिन आसान काम को करना तो सब कर सकता है, थोड़ा टफ काम को करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो सब लोग कीजिए, हम तो यही चाहेंगे सब लोग कीजिए, सबका रिजल्ट हो। हम और क्या चाहेंगे, और कुछ नहीं चाहेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, भारत के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और जानते हैं बाबू ये क्वेश्चन हम क्रिएट नहीं किए हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन वो मेरा क्रिएट किया हुआ है, और चारों नंबर मेरा क्रिएट किया हुआ है। लेकिन ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है हम क्रिएट नहीं किए, ये घटना चक्र से क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। तो आप लोग जो लुसेंट एसपीडी घटना चक्र के पीछे भागते हैं, हम स्पष्ट कर दे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं ना, जो भी चीज हम पढ़ाते हैं, लुसेंट एसपीडी घटना चक्र दृष्टि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हर चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं। बिट्टू झा सर का तो हमसे भी सोर्स ज्यादा है, उसका सोर्स हमसे भी ज्यादा है। हम तो टेक्स्ट बुक में एगो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, वो बीटीबीसी, भारती भवन, स्टूडेंट फ्रेंड, और भी एगो है एनसीईआरटी तो है, ये है एनसीईआरटी भी, और एगो कमल प्रकाशन या कोई प्रकाशन है, उसका भी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। हमसे ज्यादा सोर्स उनका है, समझ गए? तो आपको यहां पर आइए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। देखिए ये पूछ रहा है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, क्षेत्रफल में जो है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश नहीं है। क्षेत्रफल में जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल में जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आपको क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, 5वां है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, 7वां है भारत, 8वां है अर्जेंटीना। 8वां है अर्जेंटीना। और जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.42% भाग को घेरता है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.42% भाग को घेरता है। लेकिन भारत विश्व की कुल जनसंख्या के 18% जनसंख्या, विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 18% जनसंख्या भारत में निवास करता है। क्षेत्रफल में मात्र 2.42% और जनसंख्या में लगभग 18% को कवर करता है भारत। यानी अगर पूरे विश्व की जनसंख्या 100 है तो उसमें 18 गो लोग भारत में, उसमें 18 गो लोग भारत में हैं। अब अगर हम लोग
भारत की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया, ये सब चीज भी हम लोग देखेंगे। तो एक बात बाबू आप हमको बताइएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.42%। और भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितना घेरता है? कितना? भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? और बाबू भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और देखिए बाबू, भारत से ही अलग हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान से अलग हुआ है बांग्लादेश। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत का 32 लाख। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना ज्यादा बड़ा? 4 गुना। 4 गुना। कितना गुना? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है? और भारत का क्षेत्रफल बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा? 23 गुना। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से 23 गुना। बांग्लादेश से, ये सब बात याद रखिएगा ना हो। अब दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% भाग अधिकृत किए हुए। सही या गलत? सही ना हो। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है। पूरा का पूरा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो जो भारत है, भारत उष्ण कटिबंध में भी है और भारत शीतोष्ण कटिबंध में भी है। इसको समझाते हैं। भारत उष्ण कटिबंध में भी है और भारत शीतोष्ण कटिबंध में भी है। तो समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, बल्कि भारत का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और कुछ हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में है। कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और कुछ हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में है। तो समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, बल्कि भारत उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में है। अब यहां पर समझ लीजिए आप थोड़ा सा, जैसे आप इस मानचित्र पर आइए, देखिए पृथ्वी है। पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं, EQUATOR, इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब आप ऊपर जाइएगा तो एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। फिर इससे ऊपर जाइएगा तो एक आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को अगर देखा जाए तो हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। फिर ऊपर जाइएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र से होकर, फास्ट नहीं ना है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम स्लो हो जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे इस सब में बहुत बड़ा चीज है नहीं, कुछ है जी इसमें, कुछ ना है, ठीक है। देखिए हम हर चीज को समझाते हुए चल रहे हैं।
पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। इसके ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। फिर एक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। फिर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जानते हैं बाबू, ये जो कर्क रेखा से लेकर विषुवत रेखा तक का क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और यहां पर गर्मी अधिक होता है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच में ठंडा और गर्मी दोनों बराबर मात्रा में होता है, इसे हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और फिर आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो मौसम होता है वो काफी ठंडा होता है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध, शीत कटिबंध कहते हैं। तो अब आप देखिएगा कर्क रेखा, जहां तक कर्क रेखा का सवाल है आप इस बात को जानिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जहां तक कर्क रेखा का सवाल है, ये कर्क रेखा है। और कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें, यहां पर अगर हम इस सब चीज को थोड़ा डिलीट मार दे और यहां पर भारत की हम लोग बात करें, तो भारत कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर गुजरता है। यानी अगर हम लोग भारत के मानचित्र पर आए तो अब आप इस मानचित्र को देखिए बाबू, ये है बाबू आपको कर्क रेखा। ये जो लाइन खिंचा हुआ है ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा उत्तरी भारत, नीचे आइएगा दक्षिणी भारत। आपसे यह प्रश्न पूछा भी जाता है, कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, बोलिए। तो कर्क रेखा के आप नीचे आइएगा तो ये उष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा के ऊपर जाइएगा तो ये शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। यानी कहने का मतलब बाबू ये हुआ कि कर्क रेखा के नीचे ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत जो है आपको उष्ण कटिबंध में है, और कर्क रेखा के ऊपर उत्तर भारत, उत्तर भारत जो है आपको शीतोष्ण कटिबंध में है, उत्तर भारत जो है आपको शीतोष्ण कटिबंध में है। तो भारत के अंतर्गत दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में और उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत क्या सिर्फ और सिर्फ जो है समूचा उष्ण कटिबंध में नहीं, भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध में है और उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, हाँ। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसी वजह से इसको जो है भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा को लेकर के अगले सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न होंगे। तो यहां पर जो सही है, यहां पर सही कौन कौन है? तो 2 और 4, 2 और 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर। चलिए, अब जो है आपको जाना नहीं है, बायोलॉजी का क्लास होगा, बैठे रहिए, बैठिए, नहीं पढ़िएगा, टेस्ट बंद किए हैं, सिलेबस नहीं समाप्त होगा तो हमको नहीं कहिएगा सिलेबस नहीं समाप्त हुआ है, ठीक है।